तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डैमसेल नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों इसके अंदर जो एक्ट्रेस है वो वेडनेसडे के अंदर जो हमें देखने को मिलती है वही इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो एक मूवी है कंफर्म ये हमें देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर, और इसके आगे चलकर मैं इसकी रिलीजिंग डेट भी आपको बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यू हमारे साथ वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों ये एक हॉरर मूवी होने वाली है और इसके बारे में अब आगे जानकारी मैं आपको देता हूँ। डैमसेल एक आगामी अमेरिकी डार्क फैंटेसी फिल्म है जो हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो द्वारा निर्देशित और डैन माजो द्वारा लिखित है। फिल्म में मिल्ली बॉबी ब्राउन, एंजेला बेसेट, रॉबिन राइट, रे विंस्टन, निक रॉबिन्सन, ब्रुक कार्टर और शोहरे अगदाशलो ने अभिनय किया है। डैमसेल 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज होने वाली है। 2. परिसर। एक कर्तव्यपरायण युवती एक सुंदर राजकुमार से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि शाही परिवार ने एक प्राचीन ऋण चुकाने के लिए उसे बलिदान के रूप में भर्ती किया था। फिर उसे आग उगलने वाले अजगर के साथ एक गुफा में फेंक दिया जाता है, जहां जीवित रहने के लिए उसे पूरी तरह से अपनी बुद्धि और इच्छाशक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। कास्ट करें। राजकुमारी एलोडी के रूप में मिल्ली बॉबी ब्राउन। लेडी बेफोर्ड, एलोडी की सौतेली माँ के रूप में एंजेला बेसेट। रानी इसाबेल के रूप में रॉबिन राइट। राजा के रूप में रे विंस्टन। प्रिंस हेनरी के रूप में निक रॉबिन्सन। हेनरी की छोटी बहन फ्लोरिया के रूप में ब्रुक कार्टर। शोहरे अगदाशलू। उत्पादन। डैमसेल की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी, जिसमें हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो को निर्देशक, जो रोथ और जेफ किर्शेनबाम को निर्माता के रूप में सेट किया गया था, और स्क्रिप्ट डैन माजो द्वारा लिखी गई थी। 3 नवंबर 2020 में मिल्ली बॉबी ब्राउन को फिल्म के कार्यकारी निर्माता होने के साथ साथ राजकुमारी एलोडी के रूप में चुना गया था। फिल्म के लिए अनुमानित बजट $60-70 मिलियन निर्धारित किया गया था। 4-5 फिल्म की शूटिंग फरवरी 2022 में शुरू हुई। 6 और पुर्तगाल के सांतारेम जिले की एक नगर पालिका तोमर में 1 जुलाई 2022 तक चली। अप्रैल 2022 में एंजेला बेसेट, निक रॉबिन्सन, रॉबिन राइट, रे विंस्टन, ब्रुक कार्टर और शोहरे अगदाशलू कलाकारों में शामिल हुईं। 7-8 रिलीज। डैमसेल को नेटफ्लिक्स द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया जाना था। 9 हालांकि फिल्म के प्रचार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के प्रभाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 8 मार्च की नई रिलीज तारीख के साथ 2024। हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो, जन्म 5 दिसंबर 1967, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। उन्होंने डैनी बॉयल की 28 डेज लेटर की अगली कड़ी इंटैक्टो और 28 वीक लेटर का निर्देशन किया। उनकी फिल्म एस्पोसाडोस को 1996 में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जीवनी। प्रारंभिक जीवन। फ्रेस्नाडिलो का जन्म सांता क्रूज डे टेनेरिफ, कैनरी द्वीप में हुआ था। 1977 में 9 साल की उम्र में उन्होंने टेनेरिफ हवाई अड्डे की दुर्घटना का परिणाम देखा, जिसने कुछ हद तक उनकी 2001 की फिल्म इंटेक्टो को प्रेरित किया। 1985 में फ्रेस्नाडिलो मैरिड चले गए। फिल्मी करियर। उन्होंने फोटोग्राफी और सिनेमा अध्ययन से शुरुआत की और फिर लघु फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। 1987 में उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की जिसने कई लघु फिल्में और विज्ञापन बनाए। 2 फ्रेस्नाडिलो गुस्तावो फेएटेस की लघु फिल्म एल जूसियो फाइनल 1991 यूएस शीर्षक द फाइनल जजमेंट के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट बन गए। 1996 में उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट लघु फिल्म एस्पोसाडोस यूएस शीर्षक लिंक्ड के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसके लिए वो कार्यकारी निर्माता भी थे। ये ब्लैक कॉमेडी एक ऐसे जोड़े की कहानी बताती है जो पैसे को लेकर लगातार झगड़ रहे हैं। हालांकि जब वे खुद को क्रिसमस लॉटरी जीतते हुए पाते हैं, तो उनके पास आगे क्या करना है इसके बारे में ऐसे अलग अलग विचार होते हैं कि पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है।
एस्पोसाडोस ने 40 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। 2 इसे उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया, जिससे फ्रेस्नाडिलो स्पेन में रातों रात स्टार बन गया। 2000 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए गोया पुरस्कार मिला। 2002 में उन्होंने अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थ्रिलर इंटेक्टो का निर्देशन किया। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, विशेष रूप से 2002 गोया पुरस्कार, उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक की श्रेणी में फ्रेस्नाडिलो के लिए और 6 अन्य गोया नामांकन। इसके बाद फ्रेस्नाडिलो ने 3 मिनट की श्वेत श्याम फिल्म साइकोटैक्सी 2002 पूरी की, जिसमें एलेजांद्रो जोडोरोव्स्की ने अभिनय किया। 2006 में उन्होंने डैनी बॉयल की 2002 की फिल्म 28 डेज लेटर की अगली कड़ी 28 वीक लेटर का निर्देशन किया। 7 अप्रैल 2011 को ये घोषणा की गई कि वह द क्रो के रीमेक के लिए पटकथा का निर्देशन और सह-लेखन करेंगे। 3 अक्टूबर 2011 में खबर आई कि फ्रेस्नाडिलो अब क्रो रीमेक से जुड़ा नहीं है। 25 अगस्त 2014 को वैराइटी ने बताया कि फ्रेस्नाडिलो बोस्टन में बम हमले के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के बारे में द लास्ट विटनेस नामक एक थ्रिलर को विकसित करने और संभवतः निर्देशित करने के लिए बातचीत कर रहा था। 5 नवंबर 2020 में उन्हें मिल्ली बॉबी ब्राउन फिल्म डेम्सेल का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। 6 फिल्मोग्राफी लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निर्देशक लेखक निर्माता टिप्पणियाँ 1992 एल जूसियो फाइनल नहीं प्रोडक्शन सहायक 1996 एस्पाजाडोज हाँ कार्यकारिणी यूएस शीर्षक लिंक किया गया 2002 साइकोटैक्सी हाँ नहीं फीचर फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक 2001 अखंड हाँ 2007 28 सप्ताह बाद हाँ 2011 घुसपैठिए हाँ नहीं 2024 युवती हाँ नहीं टेलीविजन वर्ष शीर्षक निदेशक कार्यकारी निर्माता टिप्पणियाँ 2016 गिरता जल हाँ एपिसोड डोंट टेल बिल 2017 मोक्ष हाँ एपिसोड पायलट। ये भी देखें। डैन मेजो एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं। UCLA में MFA पटकथा लेखन कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान उन्होंने एक पारिवारिक फैंटेसी द लैंड ऑफ लॉस्ट थिंग्स लिखी और स्क्रिप्ट को निकेलोडियन पैरामाउंट पिक्चर्स में स्थापित किया गया, जिसके निर्माता अर्नोल्ड कोपेल्सन थे। एक जॉनी क्वेस्ट को अनुकूलित करने के लिए डैन लिन और वॉर्नर ब्रदर्स द्वारा माजो को काम पर रखा गया था। उन्हें 2008 में वैराइटी के देखने योग्य 10 पटकथा लेखकों में से एक नामित किया गया था और स्क्रिप्ट उसी वर्ष ब्लैकलिस्ट में थी। प्रारंभिक जीवन और करियर उनका जन्म और पालन पोषण सांता रोजा, कैलिफोर्निया में हुआ और उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स, UCLA में MFA पटकथा लेखन कार्यक्रम में दाखिला लिया। वो UCLA स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन में पटकथा लेखन में व्यावसायिक कार्यक्रम में स्नातक हैं। 3 करियर मेजो ने जॉनी क्वेस्ट रूपांतरण के लिए एक पटकथा लिखी। उन्हें लोकप्रिय मंगा पर आधारित ब्लीच के लिए एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी नियुक्त किया गया है। 4-5 जनवरी 2009 तक डेविड एस गोअर, शॉन लेवी, डेविड डोबकिन और क्रेग राइट के पिछले संस्करणों के असफल होने के बाद द फ्लैश के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए वॉर्नर ब्रदर्स द्वारा माजो को काम पर रखा गया था। 6 अप्रैल 2018 में माजो को फ्लैश पॉइंट नामक फिल्म के ड्राफ्ट में योगदान देने का पता चला था। 7 2013 में माजो को वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए जापानी लेखक चोहेई कंबायाशी के विदेशी आक्रमण उपन्यास युकिकाजे को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया था, हालांकि यह परियोजना कभी सफल नहीं हुई। 8-9 मेजो को वर्तमान में संलग्न विन डीजल के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड नामक एक एक्शन फिल्म को फिर से लिखने के लिए भी काम पर रखा गया है। 10 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक लेखक निर्माता निदेशक
2012 टाइटन्स के प्रकोप हाँ नहीं जॉनथन लीब्समैन। 2023 तेज एक्स हाँ नहीं लुई लेट्रियर। 2024 युवती हाँ कार्यकारिणी हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो। ये लेख फिल्म कार्यकारी के बारे में है। अमेरिकी कॉलेज फुटबॉल क्वार्टरबैक के लिए जो रोथ अमेरिकी फुटबॉल देखें। जो रोथ दिसंबर 2016 में रोथ। जन्म जोसेफ इमानुएल रोथ 13 जून 1948, उम्र 75, 1। न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क, यूएस। व्यवसायों: फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, स्टूडियो कार्यकारी। सक्रिय वर्ष 1974, वर्तमान। जीवन साथी: डोना अर्कॉफ, एम। 1980, प्रभाग। 2004, आयरीन ओह, एम। 2006, बच्चे 3। जोसेफ इमानुएल रोथ, जन्म 13 जून 1948, 211, अमेरिकी फिल्म कार्यकारी, निर्माता और निर्देशक हैं। उन्होंने 1988 में मॉर्गन क्रीक प्रोडक्शंस की सह स्थापना की और 2000 में रिवोल्यूशन स्टूडियो, फिर रोथ फिल्म्स की स्थापना से पहले 20वीं सेंचुरी फॉक्स 1989 1993, कारवां पिक्चर्स 1993 1994 और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो 1994 2000 के अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जीवन: रोथ का जन्म 13 जून 1948 को एक फ्रांसिस और लॉरेंस रोथ के घर हुआ था। 3 उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के भारी कैथोलिक हिस्से में पले बढ़े उनके यहूदी परिवार को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसमें ऐसी घटनाएं शामिल थीं जैसे लॉन पर एक क्रॉस जलाया जा रहा था और रोथ के कुछ सहपाठियों ने उससे बात करने से पहले खुद को क्रॉस कर लिया था। 1959 में रोथ के पिता ने सार्वजनिक स्कूलों में अनिवार्य प्रार्थना को समाप्त करने KACLU के प्रयास में अपने बेटे को स्वेच्छा से वाद बनने के लिए तैयार किया। न्यूयॉर्क में दायर किया गया यह मामला कई अपीलों से गुजरता हुआ अंततः 1962 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एंगेल बनाम विटाले के ऐतिहासिक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि इस तरह की प्रार्थना प्रथम संशोधन के तहत असंवैधानिक थी। 5. रोथ ने बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1970 में संचार में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2. करियर: अपने करियर के दौरान उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है और अब तक 6 का निर्देशन किया है, जिसमें 1990 की कूप डे विले, 2001 की अमेरिकाज स्वीटहार्ट्स और 2006 की फ्रीडमलैंड शामिल हैं। 1988 में रोथ और जेम्स रॉबिन्सन ने मॉर्गन क्रीक एंटरटेनमेंट की सह स्थापना की। 6. ये नाम रोथ की पसंदीदा फिल्म द मिरेकल ऑफ मॉर्गन क्रीक से आया है। 7. कंपनी को यंग गन्स और मेजर लीग सहित बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में मिलीं। 1989 में रोथ 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अध्यक्ष बने, जो उनके अधीन बहुत सफल रहे, जिनमें हिट होम अलोन, डाई हार्ड 2 और व्हाइट मैन कैंट जंप शामिल हैं। उनका अनुबंध जुलाई 1992 में समाप्त हो गया, लेकिन वो फॉक्स इंक के अध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए सहमत हो गए। बैरी डिलर ने वर्ष की शुरुआत में पद छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने नवंबर 1992 में घोषणा की कि वह द वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में एक स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए फॉक्स छोड़ रहे हैं। 8-9 1992 में उन्होंने रोजर बिर्नबाम के साथ कारवां पिक्चर्स की सह स्थापना की, जिसका वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ एक प्रोडक्शन डील था। रोथ 24 अगस्त 1994 को डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख बन गए। 10 डिज्नी के CEO माइकल आइजनर जेफरी कैटजेनबर्ग की जगह रोथ को डिज्नी स्टूडियो प्रमुख बनाने के लिए इतने तैयार थे कि उन्होंने आई लव ट्रबल के लिए $15 मिलियन की लागत से बढ़ा हुआ कर्ज माफ कर दिया और रोथ को भुगतान कर दिया। सौदे के तहत 21 अप्रकाशित फिल्मों के लिए $40 मिलियन की फीस। 11 रोथ, जो प्रीमियर मैगजीन की 2003 हॉलीवुड पावर लिस्ट में 6वें स्थान पर थे, ने 76वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार का निर्माण किया। रोथ ने अक्टूबर 2007 में घोषणा की कि जब सोनी पिक्चर्स के साथ रिवोल्यूशन का वितरण सौदा समाप्त हो गया, तो वो अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी
रोथ फिल्म्स बनाने के लिए रेवोल्यूशन स्टूडियो से अलग हो जाएंगे। 13 नवंबर 2007 को रोथ को पॉल एलन के साथ सिएटल, वाशिंगटन स्थित मेजर लीग सॉकर फ्रेंचाइजी के बहुमत मालिक के रूप में पेश किया गया था। सिएटल साउंडर्स एफसी, जो लुमेन फील्ड को अपना घर कहता है, ने 2009 में नियमित सीजन खेलना शुरू किया। 12 नवंबर 2015 को रोथ ने बहुमत स्वामित्व एड्रियन हनाउर को सौंप दिया। व्यक्तिगत जीवन। रोथ का विवाह डोना अर्कॉफ से हुआ था, जिनके पिता फिल्म निर्माता सैमुअल जेड अर्कॉफ थे। 12 उनके 3 बच्चे हैं। परिवार डोलोरेस डेल रियो हाउस में रहता था, जिसे आर्किटेक्ट डगलस होनोल्ड ने आयरिश प्रोडक्शन डिजाइनर सेरिक गिबन्स और मैक्सिकन अभिनेत्री डोलोरेस डेल रियो के लिए 1929 में पैसिफिक पैलिसेड्स, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डिजाइन किया था। 13/2021 में रोथ ने 5,514 वर्ग फुट 512.3 मीटर 2 के लिए $23 मिलियन का भुगतान किया। 1960 के दशक का मिड सेंचुरी घर, जिसे डैन ड्वॉस्की द्वारा डिजाइन किया गया था और बेवली हिल्स में वाल्डो फर्नांडीज द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। 14. फिल्मोग्राफी। फिल्म निर्माता टनल विजन 1976, हमारी जीत का मौसम 1978, अमेरिकाथॉन 1979, देवियों और सज्जनों द फैबुलस स्टेन्स 1982, द फाइनल टेरर 1983, द स्टोन बॉय 1984, चलती उल्लंघन 1985, वेयर द रिवर रनर्स ब्लैक 1986, सोने की सड़कें 1986, पीके एंड द किड 1987, यंग गन्स 1988, द थ्री मस्किटियर्स 1993, एंजल्स इन द आउटफील्ड 1994, ए लो डाउन डर्टी शेम 1994, हाउस गेस्ट 1995, द जर्की बॉयज द मूवी 1995, हैवीवेट 1995, टाल टेल 1995, जब आप सो रहे थे 1995, द फॉरगॉटन 2004, द ग्रेट डिबेटर्स 2007, एलिस इन वंडरलैंड 2010, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन 2012, ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 2013, स्वर्ग वास्तव में है 2014, $1 मिलियन आम 2014, नुकसानदेह 2014, सागर के हृदय में 2015, स्वर्ग से चमत्कार 2016, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016, एलिस थरू द लुकिंग ग्लास 2016, XXX रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज 2017, मेलेफिकेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल 2019, डोलिटल 2020, यूनाइटेड स्टेट्स बनाम बिली हॉलिडे 2021, F9 2021, हलचल 2022, द ग्रे मैन 2022, अच्छाई और बुराई का स्कूल 2022, युवती 2024, ग्रैंड डेथ लोटो TBA, कार्यकारी निर्माता क्रैकिंग अप 1977, बैचलर पार्टी 1984, नड्स 2 का बदला नड्स इन पैराडाइज 1987, डे ड्रिंगर्स 1988 बिना श्रेय, त्वचा की गहराई 1989, रेनेगेड्स 1989, दुश्मन एक प्रेम कहानी 1989, यंग गन्स 2 1990, द एक्सॉर्सिस्ट 3 1990, पैसिफिक हाइट्स 1990, एनजी 1994, पहले और बाद में 1996, सूरज के आंसू 2003, डैडी डे केयर 2003, हॉलीवुड होमिसाइड 2003, मोना लिसा स्माइल 2003, एक अधूरा जीवन 2005, छोटा आदमी 2006 बिना श्रेय, नाइट एंड डे 2010, तोड़फोड़ 2014, द एक्सॉर्सिस्ट 3 लीजन 2016, द ड्रीमिंग मैन 2017, सह निर्माता ऑफ बीट 1986,
मेजर लीग 1989, नाइट ब्रीड 1990, निदेशक सोने की सड़कें 1986, नड्स 2 का बदला नड्स इन पैराडाइज 1987, कूप डे विले 1990, अमेरिका स्वीटहार्ट्स 2001, क्रैंक्स के साथ क्रिसमस 2004, फ्रीडमलैंड 2006, मिला जुला समूह, वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियाँ 1974 बातचीत प्रोडक्शन सहायक अमान्य। दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 8 मार्च 2024 को ये नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी और नेटफ्लिक्स डब द्वारा इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब कर रिलीज़ किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी लैंग्वेजों में इसे डब कर रिलीज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके टीज़र ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो एक टीज़र आउट कर दिया गया है नेटफ्लिक्स द्वारा और कंफर्मेशन इसकी दे दी गई है कि 8 मार्च 2024 को ये कंफर्म देखने को मिलेगी। बाकी अब आगे चलकर इसके कास्टिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मिल्ली बॉबी ब्राउन, जन्म 19 फरवरी 2004, एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 2016 वर्तमान में 11 का किरदार निभाने के लिए पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। ब्राउन ने मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 और इसके सीक्वल गॉडजिला वर्सेस कोंग 2021 में अभिनय किया है। उन्होंने नेटफ्लिक्स मिस्ट्री फिल्म एनोला होम्स 2020 और इसके 2022 सीक्वल में अभिनय और निर्माण भी किया। 2018 में ब्राउन को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स ऑफ सूची में शामिल किया गया था और उन्हें यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उस समय इस पद के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। 2. प्रारंभिक जीवन। ब्राउन का जन्म माबिला, मलागा, स्पेन में हुआ था। 19 फरवरी 2004 को 4 ब्रिटिश माता पिता केली और रॉबर्ट ब्राउन से पैदा हुए 4 बच्चों में से तीसरे। ब्राउन को उनके पिता से बॉबी नाम दिया गया था। 5 उनके पिता एक एस्टेट एजेंट हैं। 6 वह अपने बाएं कान से आंशिक रूप से सुनने की क्षमता के साथ पैदा हुई थी और कई वर्षों में धीरे धीरे उस कान से उसकी सारी सुनने की क्षमता खत्म हो गई। 7-8 जब वह 4 वर्ष की थी तब वह अपने परिवार के साथ वापस इंग्लैंड चली गई और बोर्नमाउथ में बस गई। जब वह 8 साल की थी तो परिवार ऑरलैंडो, फ्लोरिडा चला गया। 9. आजीविका। 2013-2017 प्रारंभिक भूमिकाएं और अजीब चीजें। 2013 में ब्राउन ने ABC फैंटेसी ड्रामा सीरीज वंस अपॉन ए टाइम इन वंडरलैंड में एक अतिथि कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जो वंस अपॉन ए टाइम का स्पिन ऑफ था, जिसमें उन्होंने यंग एलिस की भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने BBC अमेरिका पैरानॉर्मल ड्रामा थ्रिलर सीरीज इंट्रूडर्स में मेडिसन ओ डोनल की मुख्य भूमिका निभाई। 10 उन्होंने CBS पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक NCIS, ABC सिटकॉम मॉडर्न फैमिली और ABC मेडिकल ड्रामा श्रृंखला ग्रेज एनाटॉमी में अतिथि भूमिका निभाई। 11-12 2016 में ब्राउन को नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन हॉरर श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 13 उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 14 और उन्हें ड्रामा सीरीज में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने सह कलाकारों के साथ एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 15 और एक टेलीविजन सीरीज में एक युवा अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 43वां सैटर्न अवार्ड जीता। 16 स्ट्रेंजर थिंग्स के दूसरे सीजन में 11 की भूमिका के लिए उन्हें 2018 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए अपना दूसरा नामांकन प्राप्त हुआ। 17 2016 में ब्राउन। नवंबर 2016 में ब्राउन ने सिग्मा और बर्डी के एकल फाइंड मी के संगीत वीडियो में अभिनय किया। नवंबर 2016 से वह निवेश और वित्तीय सेवा कंपनी सिटी ग्रुप के वाणिज्यिक विज्ञापनों में दिखाई दी हैं। 18 जनवरी 2017 में
उन्होंने केल्विन क्लेन के बाय अपॉइंटमेंट अभियान में मॉडलिंग की शुरुआत की। 19 अगले महीने उन्हें एजेंसी IMG मॉडल्स में अनुबंधित किया गया। 20 ब्राउन 2018 की गर्मियों में इतालवी ब्रांड मोंक्लर के अभियान में दिखाई दिए। 21 ब्राउन ने वोग के कवर पर भी उपस्थिति दर्ज कराई है। 22 डॉट 2018 वर्तमान उन्हें डैरेन एरोनोफ्स्की द्वारा निर्मित आभासी वास्तविकता अनुभव स्फीयर्स सॉन्ग्स ऑफ स्पेस-टाइम में आवाज देने के लिए चुना गया था। 23 2018 में उन्हें टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। वो इस सूची में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं। 24-25 इसके अलावा उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 2017 और 2018 की सबसे प्रभावशाली किशोरों में से एक के रूप में नामित किया गया था। 26-27 उस वर्ष वो यूनिसेफ सद्भावना राजदूत नियुक्त होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं। 28 EA गेम्स ने घोषणा की कि ब्राउन ने सिम्स 4 पॉजिटिविटी चैलेंज में भाग लेने के लिए द सिम्स 4 प्रोग्रामर्स के साथ सहयोग किया है। 29 2018 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने ब्राउन को 18 वर्ष से कम उम्र के हॉलीवुड के शीर्ष 30 सितारों में स्थान दिया। 30 ब्राउन ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत 2019 में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स से की, जो 2014 की फिल्म गॉडजिला की अगली कड़ी है। 31 उन्होंने अगले सीक्वल गॉडजिला बनाम कांग 2021 में अपनी भूमिका दोहराई। 32 वह UEFA के टुगेदर वी प्ले स्ट्रॉन्ग अभियान की राजदूत बनी। 33 2019 में ब्राउन ने अपनी खुद की सौंदर्य उत्पाद श्रृंखला फ्लोरेंस बाय मिल्स लॉन्च की। ये UK फार्मेसी बूथ्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉलमार्ट और कनाडा में शॉपर्स ड्रग मार्ट पर उपलब्ध है। 34 35 36 37 38 39 20 20 में ब्राउन ने द एनोला होम्स मिस्ट्रीज के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया और निर्माण किया। 40 2022 में ब्राउन ने अगली कड़ी एनोला होम्स 2 में एनोला होम्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और वैरायटी के अनुसार इस भूमिका के लिए $10 मिलियन कमाए, जो हॉलीवुड में वर्ष की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनकर उभरी। 41-42 साथ ही उसी वर्ष उन्हें फैशन ब्रांड लुई वुइटन का राजदूत बनाया गया। 43-44 ब्राउन ने सितंबर 2023 में अपना पहला उपन्यास 19 स्टेप्स जारी किया, जो उनके अपने पारिवारिक इतिहास पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास था। उपन्यास को प्यार, हानि और रहस्यों की महाकाव्य कहानी के रूप में वर्णित किया गया है। 45 ब्राउन अगले स्टार और कार्यकारी नेटफ्लिक्स के लिए फैंटेसी फिल्म डेमसेल का निर्माण करेंगे, जो डैन मेजो की पटकथा पर आधारित स्पेनिश फिल्म निर्माता हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो के निर्देशन में होगी। 46 वह रूसो ब्रदर्स की द इलेक्ट्रिक स्टेट में भी अभिनय करेंगी, जो साइमन स्टेलेनहाग के इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण है। 47 व्यक्तिगत जीवन ब्राउन 12 साल की उम्र में स्ट्रेंजर थिंग्स में कास्ट होने के बाद लोगों की नज़रों में आए। 48 14 साल की उम्र में होमोफोबिक उद्धरण, जिसे ब्राउन के नाम से झूठा बताया गया, मीम के रूप में सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसे ब्राउन ने अंततः ट्विटर छोड़ने का एक कारण बताया। 49 ऑनलाइन बदमाशी के अलावा उसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और उसका यौन शोषण करने वाले लेखों का भी सामना करना पड़ा है। 48 जवाब में ब्राउन ने अपने 16वें जन्मदिन पर 2020 इंस्टाग्राम पोस्ट को इस टिप्पणी के साथ कैप्शन दिया, ऐसे का क्षण है जब मैं अशुद्धि, अनुचित टिप्पणियों, कामुकता और अनावश्यक अपमान से निराश हो जाता हूँ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मेरे लिए दर्द और असुरक्षा पैदा हुई है। 50 फरवरी 2022 में ब्राउन के 18 साल के होने के बाद उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उपयोगकर्ताओं की स्पष्ट यौन सामग्री की बाढ़ आ गई। 51 2021 से ब्राउन अभिनेता जैक बोंगियोवी के साथ रिश्ते में हैं। 52 अप्रैल 2023 में ब्राउन ने अपनी सगाई की घोषणा की। 53 अगस्त 2022 तक वो इंडियाना में पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एक ऑनलाइन छात्रा है,
जो स्वास्थ्य और मानव सेवाओं का अध्ययन कर रही है। चाउवन। ब्राउन के पास कुल 10 पालतू जानवर हैं, 4 कुत्ते, 2 बिल्लियां, बेकी और डेविड नाम के 2 कछुए, इयोर नाम का एक खरगोश और बर्नार्ड नाम का एक गधा। 55 उनके कुत्तों में विनी नामक एक पूडल, माले नामक एक गोल्डन रिट्रीवर, पेपरोनी नामक एक मोंग्रेल और लूना नामक एक कैवपू शामिल हैं। उसके पास डॉली नाम का एक इंग्लिश मास्टिफ था, जिसकी 2020 में मृत्यु हो गई। 56 वह गोद लिए जाने में मदद के लिए पाली गई बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। मई 2023 में ब्राउन ने ब्राउन के श्विक लाइसेंसिंग पार्टनर IMG द्वारा बातचीत के सौदे में कैनाइन समूह की सहायक कंपनी कैनाइन पेट्स वर्ल्ड लिमिटेड के साथ एक दीर्घकालिक पालतू परिधान और सहायक उपकरण समझौते की घोषणा की। 57-58 फिल्मोग्राफी। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ। 2018 गोले स्पेसटाइम के गीत कथावाचक आवाज की भूमिका खंड कोरस ऑफ द कॉस्मॉस। 2019 गॉडजिला राक्षसों का राजा मेडिसन रसेल। 2020 एनोला होम्स निर्माता भी। 2021 गॉडजिला बनाम कोंग मेडिसन रसेल। 2022 एनोला होम्स 2 एनोला होम्स निर्माता भी। 2024 युवती राजकुमारी एलोडी कार्यकारी निर्माता भी। डाक उत्पादन। विद्युत राज्य मिशेल डाक उत्पादन। वह 2011 की फिल्म जंपिंग द ब्रूम में एक अमीर परिवार की मुखिया की भूमिका में भी दिखाई दी। 76-77 बेसेट को शुरुआत से फिल्म के बारे में अच्छा एहसास था। 73 और उनका मानना था कि फिल्म में उनके चरित्र की वास्तविक उपस्थिति थी और उन्हें लगता था कि वह कथानक में सक्रिय थीं। 72 फिल्म में बेसेट और लोरेटा डिवाइन के प्रदर्शन को कुछ मायनों में कमरे के लिए बहुत उग्र कहा गया, जो शत्रुता और चोट की बारीकियों को पेश करता है जिसे फिल्म वास्तव में संभाल नहीं सकती है और प्रदर्शन की असमानता में योगदान दिया। पतली परत। 78 द हॉलीवुड रिपोर्टर के कक हनीकट द्वारा बेसेट और डिवाइन को शानदार, प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों के रूप में जाना जाता था, लेकिन उन्हें मोर्टल कॉम्बैट के लिए अधिक उपयुक्त स्थायी स्काउल और बॉडी लैंग्वेज के साथ हर पल अति करने के लिए कहा गया था। 79 इसके बावजूद उनके प्रदर्शन पर कुछ सकारात्मक ध्यान दिया गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज के एलिजाबेथ विट्जमैन ने कहा कि बेसेट फिल्म को अपना बनाते हैं। 80 इस फिल्म में बेसेट ने डिवाइन के साथ दूसरी बार काम किया था, क्योंकि इस जोड़ी ने पहले वेटिंग टू एक्सहेल में साथ काम किया था। 81 निर्देशक सलीम अकील ने कहा कि बेसेट की चुपचाप उपस्थिति एक बड़ा बदलाव लाती है। 73 बेसेट को 2012 की फिल्म दिस मीन्स वॉर में दिखाया गया था। 82 यह ज्ञात था कि वह 2 साल पहले से ही इस फिल्म से जुड़े हुए थे। 83 इंडिवाय के टैम्बे ए ओबिन्सन ने प्रचार सामग्री में बेसेट की उपस्थिति की कमी के लिए उनकी छोटी भूमिका और फिल्म में उनके जनसांख्यिकीय को लक्षित नहीं किए जाने को जिम्मेदार ठहराया। 84 बेसेट भी आई इज नॉट स्केयर्ड ऑफ यू में स्वयं की भूमिका में दिखाई दी। बेसेट ने टेलीविजन फिल्म बेट्टी एंड कोरेटा में कोरेटा स्कॉट किंग की भूमिका निभाई, जो 2 फरवरी 2013 को प्रसारित हुई, जिससे वास्तविक महिलाओं को चित्रित करने का उनका चलन जारी रहा। 85-86 बेसेट ने पहले मैल्कम एक्स और पैंथर दोनों में अशबाज की भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मैरी जे ब्लिज के विपरीत कोरेटा स्कॉट किंग की भूमिका निभाई, जिन्होंने अशबाज की भूमिका निभाई थी। बेसेट को शोध के बाद ये जानकर आश्चर्य हुआ कि कोरेटा ने शुरू में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अग्रिम से इनकार कर दिया और श्रीमती किंग को आधुनिक समय की प्रतिष्ठित नायिका कहा। जब बेसेट से पूछा गया कि किस चीज़ ने उन्हें वास्तविक जीवन की महिलाओं का किरदार निभाने के लिए आकर्षित किया, तो उन्होंने जवाब दिया, उनके जीवन के प्रति मेरे मन में जो सम्मान है, उनकी कहानियाँ, कमजोरियाँ, ताकत और संकल्प। 87 बेसेट ने पिछले वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान अपने दृश्यों का फिल्मांकन शुरू किया। 88 जब मैरी जे ब्लिज से पूछा गया कि बेसेट के साथ काम करना किस तरह का अनुभव था,
तो उन्होंने कहा कि वह एंजेला की सबसे बड़ी प्रशंसकों में से एक थीं, जबकि उन्होंने उन्हें अद्भुत महिला कहा। नवासी फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिनमें बेट्टी अशबाज और कोरेटा स्कॉट किंग की बेटियों इलियासा अशबाज और बर्निस किंग की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी शामिल थीं। 22 मार्च 2013 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज फॉल्न में बेसेट सीक्रेट सर्विस के निर्देशक लिन जैकब्स के रूप में दिखाई दिए। फिल्मांकन शुरू होने से एक महीने पहले जून 2012 में बेसेट को फिल्म में एक भूमिका मिलने की सूचना मिली थी। 9091 द हफिंगटन पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में बेसेट ने कहा कि गुप्त सेवा की कभी भी कोई महिला प्रमुख नहीं रही है, रंगीन महिला तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक महिला अफ्रीकी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस निदेशक को नियुक्त करने के निर्णय को एक साहसी कास्टिंग विकल्प या कुल मिलाकर बेसेट ने फिल्म को प्रामाणिक माना। 92 बेसेट ने मॉर्गन फ्रीमैन के साथ काम करने को अद्भुत बताया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वह उनसे भयभीत थीं। वह निर्देशक एंटोनी फुकवा की तैयारी से प्रभावित हुईं, जिन्होंने कहा कि यह सिर्फ पूरी तैयारी थी और उन्होंने उनके साथ दोबारा काम करने में रुचि व्यक्त की। 93 वह 2013 की फिल्म ब्लैक नेटिविटी में दिखाई दीं। उन्होंने गाना गाया और इसे फिल्म की आनंदमय अवास्तविकता में योगदान के रूप में देखा गया। 94 फिल्म के निर्देशक कासी लेमन्स ने उनसे पूछा कि क्या वह गा सकती हैं और बेसेट ने स्वीकार किया कि भूमिका पाने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने रिपोर्टर जेनिफर एच. कनिंघम से मजाक में कहा, हाँ, मैं गा सकती हूँ, आपने यह नहीं पूछा कि कितना अच्छा है। बेसेट के लिए फिल्म में गाना एक नया अनुभव था, जिन्हें पहले कभी गाना नहीं पड़ा था और हमेशा लिप सिंक करते थे। 95 बेसेट 2014 पैलाफेस्ट में अमेरिकन हॉरर स्टोरी कॉवन का प्रचार कर रहे हैं। 2013 में बेसेट एफएक्स टीवी शो अमेरिकन हॉरर स्टोरी कॉवन 74 में एक वूडू चुड़ैल मैरी लव यू के रूप में दिखाई दी। बेसेट ने लेखकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अद्भुत बताया। 96 उनके एजेंट ने श्रृंखला में उनकी भूमिका के बारे में रयान मफी से संपर्क किया और उन्होंने एजेंट को बताया कि मैरी लावेव के लिए उनके मन में वही व्यक्ति थीं। बेसेट ने मफी से मिलने से पहले श्रृंखला के पिछले सीजन देखे और उन्हें लेखन अद्भुत और पात्र बहुत साकार लगे। 97 बेसेट के प्रदर्शन ने उन्हें लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। वह अमेरिकन हॉरर स्टोरी फ्रीक शो के चौथे सीजन के लिए शो में लौटी, जिसमें उन्होंने 3 स्तनों वाली महिला देसरी डुप्री का किरदार निभाया। उन्हें लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एक और नामांकन प्राप्त हुआ। मई 2014 में ये घोषणा की गई थी कि बेसेट विटनी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करेंगी, जो विटनी ह्यूस्टन के जीवन पर आधारित एक टीवी फिल्म है, जिसके साथ बेसेट ने पहले काम किया था। 98 बेसेट ने 1 साल पहले ही निर्देशन में रुचि व्यक्त की थी। 93 जून 2014 की शुरुआत में ये घोषणा की गई थी कि याया दाकोस्टा फिल्म में ह्यूस्टन की भूमिका निभाएंगी। ह्यूस्टन की बेटी बॉबी क्रिस्टीना ब्राउन ने फिल्म में अपनी मां की भूमिका नहीं निभाने के लिए ट्विटर पर बेसेट का अपमान किया, जिस पर बेसेट ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि उन्होंने ब्राउन को कास्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। 11 जून 2014 को रूबी डी की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। बेसेट ने पहले उनके साथ बेट्टी और कोरेटा पर काम किया था और 20 सितंबर 2014 को डी के लिए रिवरसाइड चर्च स्मारक में भाग लेने की सूचना मिली थी। 2015 की फिल्म सर्वाइवर में बेसेट ने यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत मॉरीन क्रेन की भूमिका निभाई। 101 फिल्म की नकारात्मक समीक्षा में मार्क कैरमोड ने बेसेट पर अफसोस जताया कि बंद दरवाजों के पीछे से स्टार्स इन देयर आइज में एक सेलिब्रिटी अतिथि की तरह दिखाई देते हैं। 102 बेसेट ने प्रथम व्यक्ति शूटर गेम टॉम क्लैंसी के रेनबो 6 सीज में चरित्र 6 को भी आवाज दी। उन्होंने इसके 6ठे एपिसोड का भी निर्देशन किया, जो 19 अक्टूबर 2016 को प्रसारित हुआ।
यह एपिसोड तीसरी बार है जब किसी महिला ने शो का निर्देशन किया है। सह निर्माता रयान मफी ने ई के साथ एक साक्षात्कार में बेसेट की प्रशंसा की। समाचार ये कहते हुए कि उसने उससे कहा था कि वह ये बड़ा एपिसोड करेगी और आप इसे पार्क से बाहर कर देंगे, और उसने ऐसा किया। और मैंने इन महिलाओं के साथ इसे बार बार देखा है जिन्हें हम लेकर आए थे इस निर्देशन की दुनिया में। वे इसे खत्म कर रहे हैं और वे दोगुनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है। 107 मार्च 2017 में बेसेट टेलीविजन श्रृंखला अंडरग्राउंड के एक एपिसोड अच्छे में दिखाई दिए। 108 कार्यकारी निर्माता और निर्देशक एंथनी हेमिंग्वे ने कहा कि उनका किरदार एंजेला को ध्यान में रखकर लिखा गया था और जिस दिन बेसेट ने अपना प्रदर्शन फिल्माया था, पूरी कास्ट उन्हें देखने आई थी। 109 मई 2017 में बेसेट मास्टर ऑफ नन के एक एपिसोड में प्रमुख किरदार डेनिस की मां कैथरीन की भूमिका में दिखाई दिए। 110 लीना वेटे अपने पिछले काम से प्रभावित होने के बाद बेसेट को चाहती थीं, हालांकि उन्हें यकीन था कि वह इस भूमिका को ठुकरा देंगी और कहा कि बेसेट के शामिल होने से तनाव की एक और परत के साथ श्रृंखला काफी प्रभावित हुई। 111 द जैकसन्स एन अमेरिकन ड्रीम में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद श्रृंखला के लेखकों ने भी इस भूमिका के लिए बेसेट का समर्थन किया और उस फीचर में उनके चरित्र के विकास को कैथरीन से जोड़ा। 112 जनवरी 2018 में बेसेट फॉक्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोसीजरल ड्रामा 911 में शामिल हुईं, जिसकी वह एक कार्यकारी निर्माता भी हैं। 113 वह अधिकारी एथेना ग्रांट की भूमिका निभाती हैं और 2022 में शो के 5वें सीजन के दौरान चरित्र ने इसके स्पिन ऑफ 911 लोन स्टार के एक एपिसोड में उपस्थिति दर्ज कराई। 114 फरवरी 2018 में बेसेट ने प्रशंसित मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुपरहीरो फिल्म ब्लैक पैंथर में रानी रामोडा टाइटैनिक चरित्र की मां के रूप में अभिनय किया। उन्होंने अगले वर्ष एवेंजर्स एंडगेम में भूमिका को संक्षिप्त रूप से दोहराया। 115,116,117,118 जुलाई 2018 में उन्होंने एक्शन जासूसी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में सीआईए निदेशक एरिका स्लोएन की भूमिका निभाई। दिसंबर 2018 में उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स लाइव एक्शन फिल्म बम्बी से डिसेप्टिकॉन खलनायक शैटर को आवाज दी। 2019 में वो गनपाउडर एंजेला एवलिन बेसेट, जन्म 16 अगस्त 1958, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। 1980 के दशक से फिल्म और टेलीविजन में अपने काम के लिए जानी जाने वाली, उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार और 8 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन के अलावा 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों सहित विभिन्न प्रशंसाएं मिली हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया और उन्हें 2023 में अकादमी मानद पुरस्कार मिला। 2-3 बेसेट को बायोपिक व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट 1993 में गायिका टीना टर्नर का किरदार निभाने में सफलता मिली, जिसने उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उन्हें बॉयज एंड द हुड 1991, मैल्कम एक्स 1992, वेटिंग टू एक्सहेल 1995, वैम्पायर इन ब्रुकलिन 1995, हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक 1998 और म्यूजिक ऑफ द हॉट 1999 में अभिनय करने में सफलता मिली। अगले दशकों में उन्होंने नाटक नोटोरियस 2009 और एक्शन फिल्मों ग्रीन लैंटर्न 2011, ओलंपस हैज़ फॉल्न 2013 और लंदन हैज़ फॉल्न 2016 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों ब्लैक पैंथर 2018, एवेंजर्स एंडगेम 2019 और ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 में रानी रामोडा की भूमिका भी निभाई। बाद के लिए उन्होंने एक और गोल्डन ग्लोब जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। टेलीविजन पर बेसेट ने लघु श्रृंखला द जैक्सन एन अमेरिकन ड्रीम 1992 में कैथरीन जैक्सन के रूप में अभिनय किया है। टेलीविजन फिल्म द रोजा पार्क्स स्टोरी 2002
में रोजा पार्क्स के उनके किरदार के लिए उन्हें उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। एफएक्स हॉरर एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी के 2 सीजन में उनके प्रदर्शन ने 2014 और 2015 में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। 2018 में बेसेट ने फॉक्स ड्रामा सीरीज 9 में एलएपीडी गश्त सार्जेंट के रूप में निर्माण और अभिनय करना शुरू किया। एक प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बेसेट का जन्म न्यूयॉर्क शहर में बेट्टी जेन नी गिलबर्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता और सिविल सेवक, 4 और एक उपदेशक के बेटे डैनियल बेंजामिन बेसेट के घर हुआ था। 5, 6, 7 बेसेट का मध्य नाम उनकी चाची एवलिन के सम्मान में दिया गया था। 6 बेसेट के जन्म के 10 महीने बाद उसकी मां गर्भवती हो गई और उसके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, बेसेट की बहन डी नेट। बेसेट ने कहा कि गर्भावस्था ने केवल चीजों को कठिन बना दिया, जिसके कारण उसके माता पिता ने उसे उत्तरी कैरोलिना के विंस्टन सलेम में उसके पिता की बहन गोल्डन के पास भेज दिया। जबकि उसकी चाची की अपनी कोई संतान नहीं थी, वो बच्चों से प्यार करती थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। 8, 4 साल की उम्र में बेसेट को उसके माता पिता के तलाक के बाद उसकी मां ने उठा लिया और फिर वो अपनी बहन के साथ सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में स्थानांतरित हो गई। 9 बेसेट ने कई वर्षों तक अपने पिता को दोबारा नहीं देखा, जब तक कि वो अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। वहाँ बेसेट की मुलाकात अपने पिता की पहली शादी से हुई बेटी जीन से हुई, जो 12 साल की थी और बेसेट से कई साल बड़ी थी। 10 जॉर्डन पार्क एलिमेंट्री स्कूल से स्नातक होने के बाद उसे 7वीं कक्षा के लिए डिस्टन मिडिल स्कूल में जाने का लिए अपने पड़ोस से बाहर बस से भेजा जाने लगा। जिस वर्ष उन्होंने भाग लेना शुरू किया वो 1970 था। सेंट पीटर्सबर्ग में पब्लिक स्कूलों को एकीकृत करने के लिए बसिंग लागू होने के पहले वर्ष से 1 वर्ष पहले। 7वीं कक्षा पूरी करने के बाद उसे 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए अजालिया मिडिल स्कूल ले जाया गया। बेसेट की मां अपनी बेटी के ग्रेड में अधिक शामिल हो गईं और उन्होंने उन्हें और उनकी बहन को बताया कि वे दोनों कॉलेज जा रहे थे। 11 अपने छोटे वर्षों में बेसेट जैक्सन 5 से प्यार में थी और परिवार समूह के एक सदस्य से शादी करने का सपना देखती थी, ये कहते हुए कि यह शायद उस समय का सबसे प्यारा, गोल-मटोल अफ्रो व्यक्ति होगा। मेरी कल्पना में हम ऐसा करेंगे। बच्चे और असली घर में रहते हैं। 10 जैसे जैसे मनोरंजन में उनकी रुचि विकसित हुई, एंजेला और उनकी बहन अक्सर अपने परिवार के लिए शो करती थीं, कविताएं पढ़ती थीं या लोकप्रिय संगीत प्रस्तुत करती थीं। 12 बोका सिएगा हाई स्कूल, जहां बेसेट ने भाग लिया और अन्य प्रयासों के बीच वाद विवाद टीम और छात्र सरकार के सदस्य के रूप में भाग लिया। बोका सिएगा हाई स्कूल में बेसेट एक चीयरलीडर और अपवर्ड बाउंड कॉलेज तैयारी कार्यक्रम, वाद विवाद टीम, छात्र सरकार, नाटक क्लब और गाना बजाने वालों का सदस्य था। अधिकांश भाग में ए और बी की छात्रा बेसेट को शारीरिक शिक्षा में अपना पहला सी मिला और उसने अपनी मां को ग्रेड से निराश न होने के लिए मनाने की कोशिश की। बेसेट ने ग्रेड को औसत कहा, जिससे उसकी मां ने कहा कि उसके औसत बच्चे नहीं हैं। जैसा कि बेसेट ने बताया, उसमें गर्व की भावना विकसित हुई और कॉलेज तक उसे दूसरा सी नहीं मिला। 13 हाई स्कूल ला के दौरान बेसेट बोका सिएगा से नेशनल ऑनर सोसाइटी में भर्ती होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। अपवर्ड बाउंड कार्यक्रम वंचित छात्रों के लिए एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संवर्धन कार्यक्रम है। बेसेट का कहना है कि वह और अन्य प्रतिभागी खुद को वंचित नहीं मानते थे। 12 बेसेट ने येल विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 1980 में अफ्रीकी अमेरिकी अध्ययन में कला स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 14 इसके बाद उन्होंने येल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय का अध्ययन किया और 1983 में अपनी मौसी के विरोध के बावजूद ललित कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, जिन्होंने चेतावनी दी थी उसे अपनी येल शिक्षा थिएटर पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वह बेसेट के परिवार की एकमात्र सदस्य थीं जो कॉलेज और ग्रेजुएट स्कूल दोनों में गईं।
13 येल में बेसेट की मुलाकात अपने भावी पति कर्टनी बी. वेंस से हुई, जो 1986 में ड्रामा स्कूल से स्नातक थे. बेसेट अभिनेता चार्ल्स एस डटन के सहपाठी भी थे. 15 स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद बेसेट ने एक ब्यूटी सैलून के लिए रिसेप्शनिस्ट और एक फोटो शोधकर्ता के रूप में काम किया. बेसेट ने जल्द ही न्यूयॉर्क थिएटर में अभिनय के काम की तलाश की. न्यूयॉर्क में उनका पहला प्रदर्शन 1985 में हुआ जब वह जे फ्रैंकलिन की ब्लैक गर्ल एट सेकंड स्टेज थिएटर में दिखाई दी. वह अपने लंबे समय के प्रशिक्षक लॉर्ड रिचर्ड्स के निर्देशन में येल रिपर्टरी थिएटर में अगस्त विल्सन के 2 नाटकों में दिखाई दी. बेसेट के विल्सन नाटकों में माँ रेनी का ब्लैक बॉटम 1984 और जो टनर का कम एंड ग न 1986 शामिल थे. 2006 में उन्हें फिर से विल्सन कैनन पर काम करने का अवसर मिला, जिसमें कैलिफोर्निया के पासाडेना प्लेहाउस में लंबे समय से सहयोगी लॉरेंस फिशबर्न के साथ फैंसेस में अभिनय किया. करियर. प्रारंभिक कार्य. 1985 में बेसेट ने टीवी के लिए बनी फिल्म डबल टैक में एक वेश्या के रूप में अपनी पहली टेलीविजन प्रस्तुति दी. उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत 1986 में एक समाचार रिपोर्टर के रूप में की, जिसके लिए उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड (SAG) में शामिल होना आवश्यक था. 16 बेसेट अधिक अभिनय कार्यों के लिए 1988 में लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्हें ए मैन कॉल्ड हॉक और 227, दोनों 1989 में प्रारंभिक अतिथि भूमिकाएं मिलीं. 17 1990 का दशक. बेसेट ने बॉयज एंड द हुड 1991 और मैल्कम एक्स 1992 फिल्मों में अपने शुरुआती प्रदर्शन के लिए उद्योग का ध्यान और सार्वजनिक पहचान अर्जित की. बाद में बेट्टी अशबाज के अपने चित्रण के लिए उन्होंने एक इमेज अवार्ड अर्जित किया, जबकि फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली. उदाहरण के लिए, एक नकारात्मक समीक्षा में यह निर्णय लिया गया कि मैल्कम एक्स की आत्मकथा के गुस्से को पकड़ने में विफल रहा. 18 निर्माण के दौरान निर्देशक स्पाइक ली ने बेसेट को ठीक उसी क्षण का एक टेप दिखाया जब मैल्कम एक्स को उनकी हत्या के दौरान गोली मार दी गई थी, क्योंकि वे उस दृश्य को फिल्मा रहे होंगे. बेसेट ने रिकॉर्डिंग को भूतिया कहा, लेकिन कहा कि बाद में वो दर्द को काबू करने और दृश्य को फिर से बनाने में सक्षम थी. बेसेट ने महसूस किया कि हत्या के दृश्य को सही करना उसके लिए महत्वपूर्ण था, और उसे आश्चर्य हुआ कि बेट्टी को कैसे आगे बढ़ने, अपने परिवार का पालन पोषण करने, शिक्षित करने और उन्हें बनाए रखने की ताकत मिली. 19 बेसेट को चिंता थी कि मैल्कम एक्स में बेट्टी अशबाज की भूमिका के बाद उन्हें संतोषजनक कोई अन्य भूमिका नहीं मिलेगी. फिल्म की रिलीज के समय उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके करियर को फिर कभी इतनी हाई प्रोफाइल भूमिकाएं नहीं मिलेंगी. मुझे लगता है कि मुझे अविश्वसनीय रूप से आशीर्वाद मिला है और शायद यहाँ से सब कुछ ढलान पर है. 20 जैसा कि हुआ, 1992 में बेसेट का अन्य हाई प्रोफाइल चित्रण द जैकन्स एन अमेरिकन ड्रीम में कैथरीन जैक्सन का ABC पर उसी सप्ताह प्रीमियर हुआ, जिस सप्ताह मैल्कम एक्स की नाटकीय रिलीज हुई थी. मैल्कम एक्स के लिए अपने दृश्य पूरे करने के बाद बेसेट लॉस एंजल्स लौट आईं और उन्हें टीना टर्नर के संस्मरण पर आधारित एक फिल्म के ऑडिशन के लिए कॉल आया. 21 बेसेट ने हाले बेरी और रॉबिन गिवेंस को हराकर मुख्य भूमिका हासिल की, लेकिन फिल्मांकन शुरू होने से पहले उनके पास तैयारी के लिए केवल 1 महीना था. वो टीना टर्नर से 2 बार मिलीं, जिन्होंने उन्हें विग और आउटफिट से लेकर नृत्य शैलियों तक उनकी व्याख्या के विवरण पर सलाह दी. टर्नर ने बेसेट का मेकअप भी किया, जिसके कारण बेसेट ने उन्हें समर्थक और अपना सबसे बड़ा प्रशंसक कहा. 17 ऑरलैंडो सेंटिनल के साथ एक साक्षात्कार में बेसेट ने टर्नर के एक संगीत कार्यक्रम में जाने और बहुत रोने का वर्णन किया और कहा कि जब उसे एहसास हुआ कि वह टर्नर के कुछ डांस मूव्स जानती है, तो वो लगभग आंसुओं की नदी बन गई थी. 22 इसके रिलीज होने पर व्हाट्स लव गॉट टू डू व द इट को मजबूत समीक्षा मिली, जिसने उनके प्रदर्शन को उत्कृष्ट बताया.
23-24 एंटरटेनमेंट वीकली के मार्क बनार्डन ने लिखा कि बेसेट ने बायोपिक में टनर का किरदार निभाकर जीवन भर का बेहतरीन प्रदर्शन किया। 25 बेसेट ने टनर के किरदार के लिए गोल्डन ग्लोब जीता, जिससे वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गईं। उन्होंने अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया, लेकिन द पियानो के लिए होली हंटर से हार गईं। प्रशंसा के बावजूद बेसेट ने 4 नवंबर 2022 को टुडे विद होडा एंड जेना में कहा कि टनर की भूमिका निभाने के बाद उन्हें लगभग 1.5 साल तक अभिनय के लिए कोई कॉल नहीं मिली। 1996 में बेसेट ने 1995 में 3 फिल्मों में अभिनय किया, जो आलोचकों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के साथ रिलीज हुईं: वैम्पायर इन ब्रुकलिन, स्ट्रेंज डेज और वेटिंग टू एक्सहेल, जहां उन्होंने लेखक टेरी मैकमिलन के साथ काम किया। स्ट्रेंज डेज में बेसेट ने लोनेट मैसन, एक ड्राइवर और अंगरक्षक की भूमिका निभाई। वैम्पायर इन ब्रुकलिन में उन्होंने रीता वेडर की भूमिका निभाई, जो एक अंधेरे रहस्य से पीड़ित एक प्रताड़ित पुलिसकर्मी थी। वह ब्रुकलिन में वैम्पायर में एडी मफी के साथ साथ निर्देशक वेस क्रेवन के साथ काम करने के लिए उत्साहित थीं। बेसेट ने पहले टेलीविजन शो में क्रेवन के साथ काम किया था। 26 वेटिंग टू एक्सहेल में बेसेट के किरदार बंडाइन हैरिस को उसके पति ने धोखा दिया था और बदला लेने के लिए उसने उसकी पूरी अलमारी और वाहन में आग लगा दी, फिर जो बचा था उसे $1 में बेच दिया। बेसेट ने हाल ही में फिल्माए गए पार्टी दृश्य और वेटिंग टू एक्सहेल टू द ऑरलैंडो सेंटिनल में अपने चरित्र का वर्णन किया। बेसेट ने कहा, बात यह है कि मेरा किरदार इस बारे में सोच रहा है कि उसके पति ने उसे कैसे छोड़ दिया है। मेरे एक हाथ में सिगरेट है और मैं पी रहा हूँ। असल में हम चारों वहाँ बैठे हैं और पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ मजा कर रहे हैं। 1997 में उन्होंने कॉन्टैक्ट में राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में अभिनय किया। 27 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने कहा कि बेसेट को राष्ट्रपति के सहायक के रूप में काफी हद तक बर्बाद कर दिया गया। 1998 में फैटबॉय स्लिम ने 1995 के स्ट्रेंज डेज से बेसेट की आवाज का नमूना लिया, विशेष रूप से पंक्ति "यह आपका जीवन है, यहीं, अभी" उनके हिट सिंगल राइट हियर राइट नाउ के लिए। इसके अलावा 1998 में बेसेट ने एक बार फिर मैकमिलन के साथ मिलकर हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक में अभिनय किया। उन्होंने 40 वर्षीय अमेरिकी पेशेवर महिला स्टेला की भूमिका निभाई, जिसे 20 वर्षीय जमैका के एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उन्हें प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 29-30 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने बेसेट के चरित्र को फिल्म में सबसे अच्छी चीज कहा और लिखा कि बेसेट इस उच्च दृढ़ सुपरवुमन को इतनी तीव्रता से चित्रित करते हैं कि वह उसे लगभग बना देती है विश्वसनीय। 1999 में बेसेट ने म्यूजिक ऑफ द हॉट में अभिनय किया, एक बार फिर हॉरर आइकन वेस क्रेवन के साथ सहयोग किया। 32-33 मैथ्यू इंग ने मेरिल स्ट्रीप के साथ उनकी बेहद विशिष्ट केमिस्ट्री के बारे में लिखा। 34 2000 के दशक 2000 में बेसेट ने स्क्रिप्ट की यौन सामग्री के कारण मॉन्स्टर्स बॉल में मुख्य भूमिका ठुकरा दी। इस भूमिका के लिए हैली बेरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार मिला। बेसेट की उस वर्ष की पहली फिल्म सुपरनोवा थी, जिसमें उन्होंने एक चिकित्सा अधिकारी की भूमिका निभाई थी। 3-5-3-6-2000 में रिलीज हुई उनकी अन्य 2 फिल्में विस्पर्स, एन एलिफेंट्स टेल और बोसमैन एंड लीना थीं। वैराइटी के टॉड मैकॉथी ने लिखा है कि बोसमैन और लीना बेसेट में लीना के उग्र, खोजी, विवादास्पद, दयालु चरित्र की तहत का जाने के लिए अपनी हाल ही में बनाई गई ग्लैमरस छवि को त्याग दिया है। 37 लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा है कि बेसेट ने उनके चरित्र के सभी मौजूदा मिजाज को कैद कर लिया है और बेसेट और उनके सह कलाकार डैनी ग्लोवर दोनों जीवन से भी बड़ी भूमिकाओं की चुनौती को स्वीकार करते हैं, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे। 38 वह 2001 की फिल्म द स्कोर में दिखाई दी। उनका किरदार रॉबर्ट डी नीरो के साथ रिश्ते में था।
उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और दिलचस्पी लेने लगी। इसके बाद उन्हें निर्देशक फ्रैंक ओज ने फ़ोन किया, जिन्होंने उनसे कहा कि रॉबर्ट डी नीरो आपसे मिलना चाहेंगे। बेसेट ने डी नीरो से मुलाकात की और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बातचीत फिल्मांकन शुरू करने से पहले बर्फ तोड़ने के लिए थी। 39 द स्कोर के अलावा उस वर्ष टेलीविजन फिल्म रूबीज बकेट ऑफ ब्लड में भी उनकी भूमिका थी। अगले वर्ष 2002 में बेसेट ने संच इन स्टेट और द रोज़ा पार्क्स स्टोरी में अभिनय किया। द रोज़ा पार्क्स स्टोरी में बेसेट को रोज़ा पार्क्स के रूप में चुना गया था। 40 एंटरटेनमेंट वीकली की लॉरा फ्राइज ने लिखा है कि बेसेट ने पार्क्स को चित्रित करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति ली और इसे अंदर की ओर मोड़ दिया और अपना विश्वास व्यक्त किया कि कम हाथ पार्क्स के व्यक्तित्व की गलत व्याख्या या घोर कमतर प्रदर्शन की अनुमति देंगे। 41 अपनी भूमिका के सकारात्मक स्वागत के अलावा बेसेट को मुख्य भूमिका निभाने के कारण फिल्म के स्टार के रूप में देखा गया और अपने प्रदर्शन के लिए लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 42 2003 में उन्होंने अनचेंड मेमोरीज में WPA दास कथाओं को पढ़ा। 1930 के दशक में लगभग 100,000 पूर्व दास अभी भी महामंदी के दौरान रह रहे थे, जिनमें से 2300 का साक्षात्कार फेडरल राइटर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा था। कांग्रेस लाइब्रेरी के स्लेव नैरेटिव संग्रह की प्रतिलेख गुलामी, बंधन और दुख का एक रिकॉर्ड है। 43-44 उस वर्ष वो फिल्म मास्क्ड एंड एनोनिमस में एक मालकिन की भूमिका में भी दिखाई दी। 45-46 एन होनाडे ने उन्हें अभिनेताओं की अंतहीन परेड में से एक के रूप में जाना, जो संक्षिप्त उपस्थिति का लिए भी दिखाई देते हैं। 47 2004 में उन्होंने द लार्जर चाइल्ड और मिस्टर 3000 फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। मिस्टर 3000 एक कॉमेडी थी जिसमें बेसेट ने बनी मैक के साथ अभिनय किया था। ये पूछे जाने पर कि क्या इस फिल्म में अभिनय करना उनकी पिछली अधिक गहन भूमिकाओं की तुलना में बहुत आसान था, बेसेट ने जवाब दिया, ये बहुत आसान था। ये पार्क में टहलने जैसा था। मेरी कुछ भूमिकाओं की तुलना में ये बहुत आसान था। मैंने ऐसा किया है जिसके लिए इतनी अधिक भावना या भौतिकता की आवश्यकता है। फिल्म की रिलीज के समय उन्होंने बनी मैक और लॉरेंस फिशबर्न दोनों को, जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था, अपना पसंदीदा कहा और कहा कि यह जोड़ी अत्यधिक पेशेवर और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। 48 अगले वर्ष के दौरान वह एकमात्र फिल्म मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ में एक अघोषित आवाज वाली भूमिका में दिखाई दी। 49-50 2006 की फिल्म अकीला एंड द बी में बेसेट ने तान्या एंडरसन की भूमिका निभाई, जो फिल्म की मुख्य भूमिका वाली अकीला की मां थी, जिसका किरदार के पामा ने निभाया था। बेसेट ने कहा कि उन्हें कहानी बहुत पसंद है। 51 मुख्य किरदार को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना जो कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम में से प्रत्येक के सपने और आकांक्षाएं हैं और हम बनना चाहते हैं और हमें समर्थन और निर्देशन की आवश्यकता है। 52 और उन्होंने साथ काम करने का वर्णन किया, पामा को वास्तव में अद्भुत बताया। बेसेट के अनुसार दोनों के बीच घनिष्ठता हो गई और पामा उतनी ही अच्छी अभिनेत्री थी जितनी किसी वयस्क के साथ उन्होंने काम किया था। 51 बेसेट उसी वर्ष टेलीविजन फिल्म टाइम बम में दिखाई दिए। वैरायटी के ब्रायन लोरी द्वारा उनकी भूमिका को सिर्फ एक विस्तारित कैमियो के रूप में देखा गया था। 53 2007 में द हॉट ट्रुथ के फैशन शो में बेसेट। तो दोस्तों 2024 के अंदर एक से बढ़कर एक मूवी हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो OTT पर हो चाहे सिनेमा हॉल्स में हो। सारी ही मूवी ज़बरदस्त अंदाज में देखने को मिलेगी। इसी बीच ये मूवी भी हमें देखने को मिलेगी OTT पर, तो इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है। दोस्तों आप में से कितने लोग इस मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।